नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाल बाल बच गए। सभा स्थल की ओर जाते समय गृह मंत्री का रथ ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। तेज चिंगारी के साथ तार नीचे सड़क पर आ गिरा। रथ को फौरन रोका गया और अमित शाह को दूसरी गाड़ी में बैठाकर रवाना किया गया। हादसा नागौर के परबतसर में हुआ। फिलहाल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री सकुशल अपनी सभा स्थल तक पहुंच गए। मंगलवार शाम करीब 4:20 पर परबतसर के बिरियाद गांव से चौपाल कर गृह मंत्री रथ पर सवार हुए। उन्हें परबतसर के गणेश मंदिर से सभा स्थल तक जाना था। वहां से करीब 1 किलोमीटर आगे आकर डंकोली मोहल्ले में रथ का ऊपरी हिस्सा बिजली लाइन से टकरा गया। मोहल्ले में तार नीचे लटक रहे थे। बिजली लाइन से चिंगारियां उठने लगी। कुछ आगे जाकर रथ को रोका गया। काफिले में शामिल नेता और सुरक्षाकर्मी दौड़कर रथ तक पहुंचे। उन्होंने अमित शाह को सुरक्षित कार में बैठाया और सभा स्थल की ओर रवाना किया। हादसे के करीब 1 घंटे बाद पूरे इलाके की बिजली बंद कर रखी गई। तत्काल डिस्कॉम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उधर शाम करीब 4:45 बजे अमित शाह सभा स्थल पर पहुंचे। राजस्थान में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल होने के साथ ही अब राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले जनता के बीच पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बीच उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 नवंबर को आम सभा है, जिसके लिए भाजपा जुट गई है। अहम बात यह है कि इस बार इस सभा में उदयपुर जिले की 8 विधानसभा, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा, झांडोल, खेरवाड़ा और सलुम्बर की सभा ही होगी। इन सभा में इन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नेतृत्व में भीड़ जुटाई जाएगी। सभी उदयपुर के दक्षिणी विस्तार में नई कृषि मंडी के परिसर में शाम 4 बजे होगी। इस सभा को लेकर उदयपुर शहर भाजपा देहात मंडलों से लेकर प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी की इस चुनावी समर की ये पहली चुनावी सभा है जो पूरे संभाग को ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रदेश के वातावरण को प्रभावित करेगी। सभा को लेकर भाजपा ने 35 से अधिक समितियों का निर्माण कर उनके संयोजक मनोनीत किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उदयपुर यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 9 नवंबर 2023 को उदयपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए सुबह 6 बजे से आगामी 24 घंटे तक किसी भी प्रकार के हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे इत्यादि की उड़ान पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस बार दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को देखा जाए तो जयपुर जिले में कांग्रेस ने बुजुर्गों पर दांव खेला है। उधर सिविल लाइन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास की उम्र पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 साल ही बढ़ी है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बार नामांकन में अपनी उम्र 53 साल बताई है, जबकि साल 2018 में हुए चुनाव के नामांकन में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई थी। इसके हिसाब से तो उनकी उम्र में केवल 4 साल की ही बढ़ोतरी हुई है। मजेदार बात यह है कि इस बार जिले में कांग्रेस और भाजपा के कई प्रत्याशियों को फिर से टिकट मिला है। उन्होंने पिछली बार के नामांकन में जो उम्र बताई थी, इसमें 5 साल जोड़कर इस बार नामांकन में अपनी उम्र बताई है। केवल खाचरियावास ही ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने पिछली बार के मुकाबले आयु में 5 के बजाय 4 साल की बढ़ोतरी दिखाई है। जयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशियों की औसत आयु में इस बार 5 साल की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भाजपा के प्रत्याशियों की औसत आयु में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। उनकी औसत आयु पहले की तरह ही 53 साल रही। पिछली बार कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले युवाओं को अधिक मौका दिया था। इस कारण कांग्रेस के प्रत्याशियों की औसत आयु 49 साल थी, जो इस साल बढ़कर 54 साल पर पहुंच गई है। वोल्टास लिमिटेड ने टाटा ग्रुप के वोल्टास होम अप्लायंस बिजनेस के बेचने की खबरों को गलत बताया है। वोल्टास ने स्टेटमेंट में कहा, यह आज दोपहर bloomberg.com पर छपी खबर टाटा कंसीडरिंग सेल ऑफ वोल्टास होम अप्लायंसेस बिजनेस के रेफरेंस में है, जिसके कुछ अन्य पब्लिकेशन और चैनलों ने भी पहले कंपनी के अधिकारियों से
तथ्यों का पता लगाए बिना पब्लिश किया। इस मामले में हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये खबर पूरी तरह से गलत और स्पष्ट रूप से झूठी है, जिसका कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट इस तरह की किसी भी डेवलपमेंट से इनकार करता है। इससे पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि टाटा ग्रुप वोल्टास लिमिटेड के होम अप्लायंसेस बिजनेस को बेचने पर विचार कर रही है। सूत्र ने बताया था कि टाटा ग्रुप को लगता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और आने वाले दिनों में उसे अपना बिजनेस बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज मुद्दों यानी चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं पर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्तों में जवाब मांगा था। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। फ्रीबीज मुद्दे पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो रही है। नई याचिका अश्विन उपाध्याय ने दायर की है। कोर्ट में उनकी तरफ से वरिंदर कुमार शर्मा पेश हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सरकार का लोगों को पैसे बांटना प्रताड़ित करने जैसा है। ये हर बार होता है और बाहर टैक्स चुकाने वाली जनता पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका में भट्टूलाल जैन की याचिका को भी शामिल करने को कहा है। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विन उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें मांग की गई कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।